नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ पर बात कर रहे हैं, पंचतंत्र। हम इसके पीछे के ज्ञान और जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये विष्णु शर्मा ने रचा था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, विष्णु शर्मा। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। सोचिए, लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व, संस्कृत में। तीसरी सदी ईसा पूर्व। और इसका असल मकसद तो युवा राजकुमारों को राजनीति और जीवन की कला सिखाना था, वो जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। सही कहा, नीति शास्त्र, जीवन जीने का, राज करने का तरीका। और इसका असर देखिए, दुनिया भर में फैली है ये किताब। हाँ, मैंने पढ़ा कि 60 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये तो कमाल है। मतलब सबसे ज्यादा अनुवादित गैर धार्मिक किताबों में से एक। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं, है ना? नाम से ही शुरू करते हैं, पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र या सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, 5 सिद्धांत या कह लीजिए ज्ञान की 5 पुस्तकें। पूरा ग्रंथ 5 हिस्सों में बटा है। हर हिस्सा जीवन और लीडरशिप के खास पहलू पर फोकस करता है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो 5 हिस्से? पहला है मित्र भेद, यानी दोस्तों का अलग हो जाना। ये दिखाता है कि कैसे गलतफहमी या चालाकी से दोस्ती टूट सकती है। रिश्तों की शुरुआत और अंत, दिलचस्प। और दूसरा है मित्र लाभ, यानी दोस्त कैसे बनाएं, कैसे निभाएं। इसमें विश्वास, वफादारी, सही साथी चुनना, इन सब पर जोर है। यानी पहले रिश्ते टूटने की बात, फिर बनने की। ठीक है, आगे? तीसरा है काकोलूकियम। ये थोड़ा अनोखा नाम है, कौओं और उल्लुओं की कहानी है इसमें। कौवे और उल्लू? अच्छा। हाँ, और इसके जरिए युद्ध और शांति की बातें, मतलब रणनीति, कूटनीति, दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, ये सब सिखाया गया है। वाह, कहानियों में इतनी गहराई। चौथा कौन सा है? चौथा है लब्ध प्रणाश। इसका मतलब है जो हाथ आया उसे गमा देना। ये लालच और अहंकार के खतरों के बारे में है, कैसे ये चीजें बने बनाए काम बिगाड़ देती हैं। ओह, ये तो बहुत प्रासंगिक लगता है आज भी। और पांचवा? और पांचवा है अपरीक्षित कारकम। ये थोड़ा लंबा नाम है, पर इसका मतलब है बिना सोचे विचारे काम करना, यानी जल्दबाजी के नतीजे। बिल्कुल। ये जल्दबाजी से बचने और सोच समझकर फैसला लेने की अहमियत बताता है। तो देखिए, एक क्रम है रिश्ते, फिर बाहरी संघर्ष, फिर अपनी अंदरूनी कमजोरियां और आखिर में निर्णय लेने की प्रक्रिया। ये तो बहुत व्यवस्थित है। और सबसे मजेदार बात, ये सब सिखाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया गया है। शेर, लोमड़ी, कछुआ। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। शेर जैसे शक्ति का प्रतीक है, लोमड़ी चालाकी का, कछुआ शायद धैर्य या बुद्धि का। क्या ये सिर्फ कहानियों को मतलब रोचक बनाने के लिए था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? रोचकता तो बढ़ती ही है, पर शायद उससे भी ज्यादा कुछ था। देखिए, जानवरों के पात्रों का इस्तेमाल करके ना आप थोड़ी कड़वी बातें भी आसानी से कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब सीधे किसी इंसान पर उंगली उठाए बिना संदेश थोड़ा वस्तुनिष्ठ लगता है और याद भी रह जाता है। जैसे वो बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी है। हाँ हाँ, सुनी है। अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। हाँ, वो तो है ही, पर यह भी है कि मुश्किल में दिमाग कैसे शांत रखें, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करें। या फिर वो शेर और चालाक खरगोश वाली कहानी कि बुद्धि बल से बड़ी है। बिल्कुल। और ये भी कि कमजोर दिखने वाला भी सही रणनीति से जीत सकता है। तो ये सिर्फ नैतिक कहानियां नहीं हैं, ये तो व्यवहारिक रणनीति की गाइड बुक जैसी हैं। हाँ, ये बात तो है। और आपने वो कहानी में कहानी वाली शैली का जिक्र किया था, फ्रेम नैरेटिव। हाँ, फ्रेम नैरेटिव। एक मुख्य कहानी चलती रहती है और उसके अंदर छोटी छोटी कहानियां आती जाती हैं। इससे पढ़ने वाले की दिलचस्पी बनी रहती है और शायद एक ही बात को अलग अलग एंगल से समझने में मदद मिलती होगी। सही पकड़ा, बिल्कुल। एक ही सिद्धांत कई उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं है। दोस्ती, बुद्धि, लालच, अहंकार, रणनीति, दया, ये सब बड़े गंभीर विषय हैं। वाकई, राजनीति, बिजनेस, रोजमर्रा की जिंदगी, सब पर लागू होती हैं ये बातें। किसी ने शायद कहा था, डिज्नी मीट्स हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है ये। मनोरंजन में लिपटी गहरी सीख। ये कमाल है कि सदियों पुरानी ये बातें आज भी लोग प्रासंगिक मानते हैं। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां पंचतंत्र की सीख आज के बिजनेस या लीडरशिप में सीधी लगती हो? जरूर जरूर। जैसे वो मित्र लाभ वाला सिद्धांत है। हाँ, आज के जमाने में नेटवर्किंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब सही लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है।
सही सहयोगी चुनना, उन पर विश्वास बनाए रखना, ये किसी भी टीम या कंपनी की सफलता के लिए बुनियादी चीज़ है। या फिर वो काकोलुकियम की रणनीतियाँ, कौवों और उल्लुओं वाले। हाँ, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी स्थिति समझने, अपने प्रतिद्वंदियों की चालों को समझने और उनसे निपटने में आज भी लीडर्स के काम आ सकती हैं। और वो पांचवां सिद्धांत, अपरीक्षित कारकम। बिना सोचे काम न करना। हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना, सोच विचार करना, ये तो हर लेवल पे, हर काम में जरूरी है। यानी मनोरंजन भी और ठोस ज्ञान भी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इन पुरानी कहानियों को आज हम वैसे का वैसा ही ले सकते हैं? देखिए, यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। ये कहानियां अपने समय के समाज को दर्शाती हैं, उस वक्त के मूल्य, उस वक्त के मानक। तो कुछ बातें, खासकर अगर हम लैंगिक भूमिकाओं की बात करें या सामाजिक ऊंच नीच की, तो वो आज के हमारे नैतिक पैमानों पर शायद खरी ना उतरें। वो थोड़ी पुरानी या कठोर लग सकती हैं। तो मतलब आंख बंद करके नहीं अपनाना है? बिल्कुल नहीं। इनके मूल संदेश को समझना जरूरी है, लेकिन उन्हें आज के संदर्भ में, आज के मूल्यों की कसौटी पर परखना भी उतना ही जरूरी है। एक आलोचनात्मक नजरिए से देखना होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब नहीं है। ये जीवन जीने की कला, रणनीति और व्यवहारिक ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो समय के साथ पुराना नहीं हुआ है। हाँ, इसकी भाषा सरल है, पात्र यादगार हैं, सीख गहरी है। ये सब इसे आज भी उपयोगी बनाते हैं। बस हमें इसे समझने का सही नजरिया रखना होगा। सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। पंचतंत्र एक तरफ तो नैतिकता और दया की बात करता है ना? हाँ। पर दूसरी तरफ वो बहुत यथार्थवादी, कभी कभी थोड़ी कठोर लगने वाली रणनीतियों की भी बात करता है, दुनियादारी सिखाता है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो सवाल ये है कि आज के समय में, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी हो या हमारा काम, लीडरशिप हो, इन व्यवहारिक दुनियादारी वाली सीख हो और जो हमारे आज के नैतिक मूल्य हैं, उनके बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। व्यवहारिकता और नैतिकता का संतुलन। बिल्कुल, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।